साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। बल्ले बल्ले हो गई। पिछले 2-3 महीने से चुनाव के बाद में बजट सेशन से पहले पता नहीं कितने टेबलें आई थी आपके OROP 3 की, आपके 8th पे कमीशन की, आपके इनकम टैक्स की, पता नहीं क्या क्या बला 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 जो बोलते हैं वो बहुत कुछ आई थी। और आप लोगों ने भी भर भर के देखी उसको। 50, 60, 1-1 लाख व्यू दिए और बेचारे यूट्यूबरों की अच्छी हुई। अभी एक सब्जेक्ट था तो वो कल उस सब्जेक्ट का है जो पर्दा गिर गया। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर चाहे पोस्टमार्टम कोई कुछ भी करे, जो था वो 1 घंटा और 23 मिनट के अंदर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने दे दिया आपको, जो भी आपको देना था। अब हम तो रहे सैनिक आदमी, हम तो करेंगे सेना की बात। तो पूरे 1 घंटा और 23 मिनट के अंदर सेना, डिफेंस ऑफ इंडिया, अगर वो अंग्रेजी में भाषण दिया तो अंग्रेजी के भाषण में डिफेंस ऑफ इंडिया, जिस भारत देश के अंदर पिछले 75 साल से डिफेंस का अलग से बजट होता था, यानी कि संसद के अंदर कम से कम 1 घंटा तो बजट के अंदर डिफेंस के ऊपर चर्चा होती थी, वो आज अपनी डिफेंस शब्द नहीं लेना चाहते। तो आप सोच लो कि आपकी डिफेंस उनके प्रायोरिटी में कहाँ पर है। पहली बात तो यही है। दूसरा, फौजी देखता क्या है यार, टैक्स कितना घटा, कितना बढ़ा। तो ये एक टुकड़ा था लालच 15,000 का पूरे साल में, ठीक है ना, जो 7 लाख 7.5 लाख पहले था, 7,75,000 किया गया, 7 लाख 7.5 लाख जो भी है। 15 लाख में अगर 12 का भार देते तो 1400 रुपये करीब महीने का आता है। तो वो 1400 भी उनको आएगा कि जो उस लेवल तक जाते हैं। आज भी केंद्रीय कर्मचारी पुराने पैटर्न से अपना ITR भरते हैं। ये सरकार भी जानती है कि नए से नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं उसका कारण आप सभी को पता है कि जीरो रिबेट है, कुछ है नहीं, तो क्या भरना है। लेकिन अभी आपको ये टुकड़ा इसलिए डाला जा रहा है कि आप नए वाले में कन्वर्ट कर जाओ। लेकिन आप भी नहीं हो रहे हो, क्योंकि थोड़े बहुत आप भी समझ गए हो कि अपने को यही फायदा है, इसी में ठीक रहेगा। अब आप सोचिए, सरकार के पास में डिफेंस शब्द बोलने के लिए, हालांकि हम पीछे से जानते हैं कि 1.9% जो हमारी GDP का हिस्सा है वो डिफेंस के लिए है। अब उसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो एक तो होता है जो हमारा करंट एक्सपेंडिचर जो भी है, पे पेंशन से लेके खाना पीना, मूवमेंट, व्हीकल, तेल, जो कुछ भी है प्रजेंट, जो डेली वेजेस का हमारा खर्चा है, पहला तो हमारा उस हिस्से में आ जाता है। फिर जो उसके बाद में बचता है वो आता है हमारा इक्विपमेंट खरीदना है, या पीछे से जो भी हमारी लॉजिस्टिक हमें लेनी है साल भर में, वो होती है। अब बजट तो हुआ 1 साल का, अगले साल फिर आ जाएगा ये। अब इसकी जितनी भी घोषणाएं हैं, इसके अंदर से डिफेंस नदारद है। और फिर अगर आगे आप जिसको अंदर जाने का शौक है वो अंदर चले जाना, कोई बात नहीं। मुझे आश्चर्य तब हुआ कि यार 10 साल से ये है जो कॉर्पोरेट टैक्स को मतलब छूट देते जा रहे हैं। और कोरोना पीरियड में मतलब दुनिया भूखी मर रही थी, या मतलब दरवाज़ों में बंद थी, लेकिन कॉर्पोरेट मतलब 50 गुना कमाई कर गया था। तब भी कॉर्पोरेट टैक्स को माफ़ किया गया, अभी भी माफ़ किया गया, अभी भी नहीं छेड़ा गया। सबसे बड़ी बात कि भाई एक तबका ऐसा है प्रधानमंत्री साहब, जिसके पास में वो ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं से भी प्लस माइनस करके अपना टैक्स को चुरा ले, और वो है हम, केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनको तनख्वाह जब मिलती है
जब मार्च अप्रैल में हमारा हिसाब किताब करके पहले हमारा मार्च तक का सारा कट के बचता है, उतना ही हमारी मार्च की तनख्वाह आती है 31 मार्च के बाद। जो अप्रैल की तनख्वाह आती है ना, तो 31 मार्च तक का जितना साल का हमारा बनता है उतना सब गवर्नमेंट कट करके हमारे को बाकी बनता है तो देगी, नहीं बनता है तो बोलेगी अगले मार्च के बाद में अप्रैल के भी काटेंगे, मई में भी काटेंगे। तो ये एक ऐसा तबका है कि जिनके हाथ बंधे हुए हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। व्यापारी कर सकता है, बाकी वर्ग कर सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं कि वो प्लस माइनस करके अपना कहीं से 4 पैसे टैक्स में भी चोरी कर लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कर्मचारी वर्ग इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अब सबसे बड़ी बात ये है यार कि हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो टैक्स भरता है उसको वापस कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। उसको मिलता है पूरे साल ठेंगा, और जो उसका कटा हुआ टैक्स है वो किसी और के लिए जाता है, वो उसकी फायदा किसी और को दिया जाता है। मुझे हैरानी होती है मोदी जी आपके उस अनाउंस पे कि भाई गैस सिलेंडर पे सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो। आपने अनाउंस किया था तो JNK के जो वो हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला जी ने बोला था क्यों छोड़ दूं, मैं भी एक आम इंसान हूँ, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कम से कम 500, 600, 700 रुपये तक की सब्सिडी वापस आती थी। अब भी हैरानी ये है कि वापस सब्सिडी आती है 4 रुपये। कितनी? 4 रुपये। और वो 4 रुपये के अंदर जो किसी ज़माने में 5 पैसे की कुल्फ़ी यानी आइसक्रीम आती थी, वो मेरे पोते के लिए अभी आती 5 रुपये की, सबसे लोएस्ट क्लास की 5 रुपये की। यानी जो आप सब्सिडी वापस कर रहे हो हमारे को, उससे हमारे बच्चे के लिए एक आइसक्रीम नहीं आ सकती 5 रुपये वाली। तो क्यों आप ये डोंग कर रहे हो, उसको भी बंद कर दो। अब आपने इसमें आप घबरा गए हो, किसानों से घबराए आप, यूथ से घबराए आप, लेकिन जो बंधे हुए हैं ना, जो बैल आपको पता है छोड़ के जाएंगे कहाँ, बंधे हुए बैल। इसलिए आपने न्यू इनकमिंग नौकरी वालों के लिए प्रोविजन किया, लेकिन जो पहले से पिशिंग हो रहे हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं किया। जो नया एनरोलमेंट होगा उसका 1 साल में क्या होगा, उसमें आपने प्रोविजन दिया, अच्छी बात है। नए जो बंदे जाएंगे EPF के अंदर, उसके लिए आपने बजट दिया, क्योंकि वो नए मुर्गे आपको फंसाने हैं। साहब भेजे में थोड़ा बहुत है, अभी तक बिल्कुल गया नहीं है, हम समझ रहे हैं आपकी पॉलिसी को। आपने जो पिशिंग हो रहा है ना, उस पिशिंग के ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं लिया कि ये बेचारा कितने सालों से ये टैक्स पेमेंट करता आ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब मेरे जैसे हम लोग अम्युनिशन टेक्नीशियन या जो एक ग्रुप में आते थे, बाद में X ग्रुप में आते थे, तो हम लोग तो 12-13 सर्विस 12 या 13 साल की नौकरी में JCU बन जाते थे। उसी टाइम से हम तो टैक्स स्लैब में आ जाते थे। पूरी जिंदगी पर टैक्स दिया, पेंशन आने के बाद टैक्स दे रहे हैं। 10 साल की जिंदगी बाकी बची है, मान लो 50 में आए हैं तो 60 एवरेज उम्र है भारत सरकार की डिक्लेयर की हुई ना। 50 साल में से 30 साल 32 साल हम पहाड़ों में घूमते रहे, हमें रोड नसीब नहीं हुई। आज अगर मान लो हमें रोड नसीब हुई है तो 10 साल तक भी अगर हम महीने में 1 दिन भी गाड़ी बाहर निकाले तो हम आपको रोड टैक्स भरने के बाद में भी हमें टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ये मेहरबानी है आपकी हमारे ऊपर, मेहरबानी है। और कितना अच्छा कानून अभी आपने निकाला, बस सीधी गाड़ी को ही ब्लैक कर दो। पहले तो टोल टैक्स ब्लैक होता था, अब गाड़ी ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट। मैं आपको दाद देता हूं, आपने अभी इस साल के अंदर टोल टैक्स से कितने हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपने लिए, यानी कि पिछले साल से 40% ज्यादा आपने टोल टैक्स इस साल इकट्ठा करना है। आपकी बहुत बढ़िया, लेकिन आपने कम से कम पीछे की तरफ ध्यान दिया। आपकी FDI इस साल के आंकड़े, आपकी FDI आपके सरकार की बात कर रहा हूं, गूगल कर लेना, वो 60% से ज्यादा गिर गई। ये देश इकोनॉमी आपकी पांचवी वर्ल्ड की इकोनॉमी, तो आपकी FDI गिर कैसे गई? पूरे देशों के अंदर आपका विश्वास खो क्यों गया?
क्यों एफडीआई नहीं आ रही है? साहब कुछ नहीं है आपके पास, है ही नहीं कुछ। अभी आपने बोल दिया कि हम 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ताली बजाता हूं, देना आप। लेकिन 4 करोड़ से पहले कम से कम वो जो सी डी ग्रुप की 10 लाख की जो हमारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडिंग मतलब कि जो हमारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, हमारी जगह खाली पड़ी है, या जो भी स्वीपर की जगह खाली पड़ी है, जो हमारी पोस्टें खाली पड़ी है ना, अगर आप इस साल में वो 10 लाख भर देंगे ना, तब भी हम आपको नमन करेंगे। 4 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और प्राइवेट सेक्टर को आप कब्जे में करेंगे? अरे प्राइवेट सेक्टर के नौकर है आप, वो आपको पैसा देता है, आप उनको आदेश देंगे कि ऐसा कर लो? नहीं करेगा वो, ठीक है ना। अरे आप मजबूर होके उनका एनपीए, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर भी वो बैंक के पैसे नहीं लौटा रहे, आप उनके एनपीए माफ कर रहे हो। पिछले 10 सालों में आपने कितना एनपीए माफ कर दिया? प्लीज टोटल करके पब्लिक को बताओ। कभी आपकी गोदी मीडिया नहीं बताएगी कि कितना बैंकों का वो पैसा जो वापस नहीं गया औद्योगिक क्षेत्र से, उसको आपने माफ कर दिया, भगोड़े लेके हुए उनको माफ कर दिया। पीछे पड़े हो एक मध्यम वर्गीय इंसान के, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अब आप सुन लो मेरी बात, हम जो सेना है या जो फर्स्ट लाइन डिफेंस फोर्स है, कोई भी है, हम इस देश का इंश्योरेंस है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी करती है तो आपके मरने के बाद में क्या करती है? वो आपके घर के अंदर सुरक्षा देती, 4 पैसे देती है कि आपके बच्चे उठ सके उस इंश्योरेंस पैसे से। लेकिन हम अपनी जान देके इस देश का इंश्योरेंस देते हैं, पूरा इस देश के पूरे वासियों को इंश्योरेंस देते हैं कि जब तक हम सरहद में खड़े हैं आप लोग चिंता मत कीजिए। तो उस इंश्योरेंस की किस्त सरकार को भरनी पड़ेगी, झक मार के भरनी पड़ेगी। सपने में भी मत सोच लेना कि डिफेंस का हम बजट काट लेंगे, डिफेंस में हम 4 सबले लड़के घुसा के वहां से बचा लेंगे, इधर से बचा लेंगे। डिफेंस के अंदर जितनी आप छेड़खानी करोगे, एक दिन ये पब्लिक आपको साफ कर देगी, साफ। किसकी वजह से? डिफेंस की वजह से। मैं एक आर्मी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं डिफेंस वर्ड में उन सभी का नाम ले रहा हूं जो फर्स्ट लाइन जाके आगे फ्रंट के अंदर झंडे, तिरंगे झंडे में लपेट के आते हैं, जो दुश्मन के सामने सीधा छाती खोल के खड़ा है, जो पूरे देश को इंश्योरेंस की गारंटी दे रहा है, ठीक है ना। अगर जिंदगी में सोच भी लिया ना, कभी ऐसी मानसिकता भी ले आए ना कि हम डिफेंस से ये कटौती करके यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस दिन इस देश का डिफेंस जो इंश्योरेंस है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी गड़बड़ा जाएगी। और गड़बड़ा गई ना तो बहुत कुछ देश को घाटा भरना पड़ेगा। और जब देश घाटा भरेगा तो पब्लिक आपके साथ नहीं रहेगी। आपकी पॉलिसियों की वजह से अभी पब्लिक आप, ममता बनर्जी ने कितनी बड़ी अच्छी घोषणा की है, वहां आरक्षण का बांग्लादेश में चल रहा है, लेकिन आप है जो बोल रही है कि वहां से कोई दुखी आ गया बांग्लादेश से तो मैं शरण दूंगी। लो साहब, आप 10 साल बहुमत में थे, क्या कर लिया आपने? जो उनकी गलत नीतियां कुछ थी, क्या केंद्र सरकार में होने के नाते आपके पास में पावर थी, आपने कभी रोकने की कोशिश की? क्यों? कि आप जानते थे कि देश का मुस्लिम वर्ग भी अब इस देश का बहुत बड़ा वोटर है। अगर बंगाल के मुस्लिम को छेड़ेंगे तो पूरे देश का मुस्लिम, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर एकता है, ये मैं कहता हूँ, मैं भी देखता हूँ। बाकी ये बात हमारी, ठीक है ना। तो हम तो पता नहीं कितने मठों में बंटे हुए हैं, कितने अमीरी में बटे हुए हैं, गरीबी में बटे हुए हैं, छूत में बचे हैं, अछूत में बटे हुए हैं, अगड़े में हैं, पिछड़े में हैं। अरे हम तो है कहाँ? अगर हमारे एक्स सर्विसमैन कभी एक झंडे के नीचे आ जाए तो पूरा हिंदू एक झंडे के नीचे आ जाए। अगर हिंदू एक होता तो पिछले जो 800 सालों में हम लोग को इतनी लड़ाइयाँ लड़नी क्या पड़ती? क्यों एक ही कौम
वो लड़ रही थी और बाकी कौमें आराम से बैठ के ताली बजा रही थी। ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने क्यों शासन किया कि जब उन्होंने एक विजय जुलूस निकाला तो मरने वाले तो मर गए थे, लेकिन भारत की पब्लिक ताली बजा रही थी, उनका वेलकम कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ शासन किया जा सकता है। तो आप आज तक भी उसी लकीर में चल रहे हो कि आप जो 4 करोड़ युवाओं को एडजस्ट कर दोगे। अरे 10 लाख कर दिया ना आपने, वैकेंसी फिलअप भी पूरी कर ली कि भाई मैंने सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी वैकेंसी पोस्टें खाली थी पूरी भर दी। हम तभी अगले बजट में आप इतना ये शब्द बोल देना 4 करोड़ तो अपनी जगह पे रहे और आप इंटर्नशिप देंगे, ठीक है ना, उसमें पैसे देंगे। अरे साहब, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये जो आप फेंक रहे हो ना हड्डी, कई लोग समझ रहे हैं। अब किसानों के लिए आपने किसान को टॉप प्रायोरिटी में लिया है, क्योंकि पिछली हड्डी आपकी जो आप देते ना 2-2 हज़ार रुपये, वो 6 हज़ार रुपये साल के किसान नीति, आप किसानों को बिल से बाहर निकाल नहीं पाए। किसान समझ चुके हैं कि जो आप प्रॉपर्टी एक्ट लेके आए हैं, जो अभी आपने सांप के पिटारे में बंद किया हुआ है, और उस प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान फिर किसको होगा? किसानों को ही होगा। क्यों? कि देश की जितनी कृषि भूमि है किसानों के पास में, और किसान वो 2 भागों में, एक वो सिंचित में, एक असिंचित में। अब आप चाहते हैं कि किसी तरह वो सारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास में है कि देश की इतनी है, तो वो इंडिविजुअल किसके पास कितनी है वो एक बार सरकार के पास में आ जाए, तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हर किसी को, अरे एक मोटरसाइकिल वाले को आपने बोल दिया कि आपका गरीबी का राशन कार्ड नहीं बनेगा। एक गरीब ने मोटरसाइकिल क्या ले ली, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, अभी उसको फ्री का राशन नहीं मिलेगा। उस 80 करोड़ के अंदर गलती से भी कोई मोटरसाइकिल मत ले लेना भाई। पहले हमारे टेलीफोन ले लिया हमने, तो हम टेलीफोन से हम आउट हो गए। चलो ऑनर मिली तो हम गजेटेड में आ गए, तो हमारे तो बच्चे भी रो रहे हैं कि पापा क्यों लिया। अभी आपके आगे गजेटेड आ जाता है तो वो वैकेंसी हमारी नहीं मिलती। और मेरी इनकम से मेरे बच्चे का क्या कसूर है भाई? अब वो मेरे यहाँ पैदा हो गया, उसका क्या कसूर है? तो आरक्षण वैसे ही देश को खा रहा है, पूरा ही अच्छी तरह से खा रहा है, ठीक है ना। अरे साहब, ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ हम सुनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक IAS 2 साल पहले रिटायर कर देगा, रिटायर होने के बाद रिटायर मतलब कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगा कि भी मैं नौकरी नहीं करनी, छोड़ दी, ठीक है ना। वो गरीबी में आ जाएगा वापस, उस बच्चे को मिल जाएगा आरक्षण, मिल जाएगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्योंकि बाप ने नौकरी छोड़ दी, अब वो गजेटेड अफसर नहीं रहा भारत सरकार का। मतलब अरे आप क्या सोचते हो? हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून बाद में बनता है, घटना पहले घट जाती है और वो हैपनिंग पहले हो जाती है। जिस पॉलिसी को आप लेके आते हो उससे पहले वो पॉलिसी ऑलरेडी ग्राउंड में होती है, आप कागजों में रेखाएं बाद में खींचते हो। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये मंथन कर रहा हूँ, ये बजट नहीं था, ठीक है ना। मैं भी आज अपने 2-4 साथी जिन्होंने बोला है क्लियर कि भाई एक बैसाखी की पड़ी है 15,000 करोड़ में, दूसरी बैसाखी पड़ी है 26,000 करोड़ में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? कि उनको तो आपको देना पड़ेगा, बाकी जितना आपने घोषणा की है उसका कितना खर्च होगा, क्या होगा, उसका हिसाब किताब आपसे मांगने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए आपने ये जो बजट था, इंटरिम बजट के बाद में इस बजट को आपने ये अपना जो वादा किया था निभा दिया, अपनी बैसाखियों की कीमत दे दी। 1 साल आप सिक्योर है, अभी 1 साल, अगले साल फिर उनकी कोई डिमांड होगी आप दे देंगे तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे आप देते हो ना IAS IPS को, सभी को, जैसे जो आपके लिए काम करते हैं तो उनको 5-5 साल तक आप मतलब आप एक्सटेंशन देते हो, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल। क्यों? कि पीछे तो कुछ कैडर में कोई है ही नहीं ना, देश में कुछ वैसा काम करने वाला नहीं है। एक एक्सटेंशन पॉलिसी आप ही नहीं चला रखी है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो अब उनकी भी वही एक्सटेंशन पॉलिसी रहेगी। 1 साल में अभी आपने 15 और 26 करोड़ दिए हैं, अगले साल उनकी फिर डिमांड होगी। और जो उनसे भी बदतर हालत में स्टेट पड़े हुए हैं, ये आओ रेगिस्तान के अंदर जाओ नहीं, यहाँ पर 50-50 कोस के अंदर 1-2 गांव मिलते हैं, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर में 2 गांव के कुछ लोग मिलते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, टावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जैसलमेर
मैं जाके देखा मैंने उनका क्या कंडीशन है। आज भी ऊँट और बैलों से वो कुआं जोत के पानी निकाल के या बेरियों से पानी निकाल के पीते हैं। आपका नल जल योजना को उनको पता ही नहीं कि सरकार है कौन प्रधानमंत्री है। ऐसे ऐसे लोग बॉर्डर पे बैठे, आओ आपको मिलाते हैं, आप आओ कभी। ये जाके मैंने कल भी बोला था आपको ना, आप कारगिल जा रहे हो 26 तारीख को, कम से कम, ठीक है ना, अपना पेंशन डिपार्टमेंट से जो करगिल में शहीद हुए हैं या जो घायल योद्धा हुए हैं उनकी रिपोर्ट लेके जाना वहाँ पर। उनको शहीदों को फूल अर्पण करने से पहले आपकी आत्मा में होना चाहिए कि मेरे कितने शहीदों को सब कुछ मिल गया और कितने शहीदों को अभी तक कुछ नहीं मिला। और चाहे 2 भी निकला है ना, तो बोलते हैं ना, कढ़ाई भर दूध के लिए 1 चम्मच वो जामुन काफ़ी होता है। यानी कि 2 को भी नहीं मिला है, 527 में से 525 को मिला, 27 को नहीं मिला, तो आप सोचो कि सरकार फेल है, क्योंकि उस टाइम भी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अब मैं बताता हूँ, जो ओल्ड पेंशन के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाओ भाई, खूब चिल्लाओ। आपने लाखों से वो किया था, लेकिन आपको हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वक्त देखो भाई साहब, भविष्य के लिए हम प्लान बना सकते हैं, भविष्य के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन जो भूतकाल निकल गया ना, उसके लिए फिर कोई जगह नहीं है। जब 2004 के अंदर ये पॉलिसी निकली थी, जब ये गवर्नमेंट ने ये एक लड्डू फेंका था कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको मिलेगा 2004 में, जो भी कर रहे हैं मिले, और 2004 के बाद उनको नहीं मिलेगा। उस टाइम अगर आप लोग खड़े हो जाते 2004 वाले सब, क्यों जाए भाई, पेंशन पहले चाहिए, ठीक है ना, कोई खड़ा नहीं हुआ, जिसका नतीजा आप भोग रहे हो। यानी कि आपने वक्त पे सही आवाज़ नहीं उठाई, तो आज अब 20 साल के बाद में अगर आप आवाज़ उठा रहे तो आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस टाइम आप उठाते तो शायद आपकी आवाज़ उस टाइम से ही अभी तक क्लियर हो जाती, लेकिन आपने नहीं उठाई। तो जब आपके लिए कुआं खोदा जा रहा था, गड्ढा खोदा जा रहा था गिरने के लिए, तो आप गिरने के लिए तैयार हो गए, आपने नौकरियां ज्वाइन कर ली और टर्म कंडीशन आपने साइन कर दिए, आप अपना पैसा कटाना शुरू कर दिया। तो भैया आपने अपना एग्रीगेशन दे दिया, तो अभी आप ओल्ड पेंशन की डिमांड कर ही क्यों रहे हो? उसको स्वीकार करने वाले कौन है? आप खुद हो। अब आते हैं हम जंतर मंतर के ऊपर। वीडियो बन रहे हैं कि अर्जुन सिंह राठौड़ ने बोल दिया कि भाई अब जल्दी जंतर मंतर में कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अर्जुन सिंह राठौड़ ने सिर्फ एक शब्द बोला है, शहीद कारगिल को श्रद्धांजलि। अपने देश के सारे जितने संगठन हैं एक्समैन के, उनसे हाथ जोड़ के विनती की है कि एफवीए के साथ आके मिल जाओ, और आप जब मिलोगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी आवाज़ की ताकत बढ़ेगी, हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये बोला अर्जुन सिंह। उन्होंने जंतर मंतर का नाम नहीं लिया। हाँ, उन्होंने अपनी 23 तारीख की कल याद दिलाई कि यही 23 तारीख थी जो जंतर मंतर में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने उसको तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया कि उससे पहले जो चंदा उनको मिल रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एफवीए की अपनी रसीद बुक बन गई तो उनसे चंदा ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर अब कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एफवीए तोड़ना ही था और तोड़ दिया। बस सिंपल रीजन है जो उन्होंने बताया। मैंने थोड़ा एक्सटेंशन करके बता दिया उस चंदे को। अभी जब हजारों मतलब संगठन है, अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे और 5 भागों में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे सैनिक बंटे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो जंतर मंतर पे कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। और आएंगे तो फिर वही धंधा चलने वाला है। उसी धंधे के अंदर उन्होंने यही बोला, एक यूट्यूबर और एक चंदे वाला, दो ने अपना काम बखूबी से 1 साल 1.5 साल से निभाया, और अभी भी निभा रहा है वो। अभी भी आप देने के लिए तैयार हो तो वो बैठने के लिए तैयार है। बाकी मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हम चले थे कहाँ से? बजट से। तो बजट में सबसे बड़ी बात है कि आपका डिफेंस का नाम नहीं आया, तो आप पे कमीशन ये जितने वीडियो है आज से देखना छोड़ दो। आप कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, सभी को व्यूअर चाहिए। और आप बस लाइन देखी और फटाक से शुरू हो गए। तो भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सतर्क रहो, सावधान रहो और अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी आत्मा से काम लो। आप समझदार। जय हिंद, जय भारत।